हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिटो मुसोलिनी के बारे में। आपने हिटलर का नाम सुना है और एक प्रकार से हिटलर और मुसोलिनी जो है डिक्टेटरशिप की दुनिया में नंबर वन के पायदान पर रह चुके हैं। तो हिटलर को मैंने अपने वीडियोस में कवर कर चुका है, तो आज बारी है बेनिटो मुसोलिनी की। ठीक है, तो मुसोलिनी जो है फासिज्म का एक प्रकार से फादर था यहाँ पर इटली में। ठीक है, तो ये तीन बातें मैं करने वाला हूँ बेनिटो मुसोलिनी के बारे में। नंबर वन है डेवलपमेंट ऑफ द फासिज्म इन इटली। ठीक है, मतलब फासिस्टवाद की प्रगति कैसी रही इटली में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द फासिस्ट पार्टी। जो फासिस्ट पार्टी ये मुसोलिनी की जो थी उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। और द लास्ट वन, द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द मुसोलिनी, क्या कारण थे जिससे मुसोलिनी जो है इटली में इतनी ऊंची पायदान पर पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ जन्म की बात कर लेते हैं। तो मुसोलिनी का जन्म जो है 1883 में रोमानिया के एक साधारण से परिवार में हुआ था। ओके, तो मुसोलिनी की जो माँ थी वो एक टीचर थी और पिता जो थे वो क्रांतिकारी विचारों के एक प्रकार से समर्थक थे। तो मुसोलिनी ने उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करी और उसके बाद इसने पत्र संपादन के क्षेत्र में काम किया और राजनीतिक आंदोलनों में भी इसने बहुत भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इसके खून में क्रांतिकारी विचार तो पहले से थे। ठीक है, तो अपने राष्ट्रीय विचारों के प्रचार के कारण ही मुसोलिनी को सरकार ने बंदी भी बना लिया था, लेकिन वो बहुत ही दृढ़ रहा और वो वहां पे झुका नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द फासिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले बात है इसके आइडियाज की बात करते हैं। तो मुसोलिनी के जो राजनीतिक विचार थे बहुत ही क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो प्रथम महायुद्ध के आरंभ में उसने एक लाइन कही थी। क्या कहा था उसने कि महायुद्ध विश्व के लिए एक महाक्रांति है, तो इस क्रांति में श्रमिकों तथा जनसाधारण को विशेषकर भाग लेना चाहिए। तो उसने ये पॉइंट अपने रख दिए, तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉइंट उसके रहे थे और जो लोग थे, पीपल्स वेर एक्साइटेड विथ दिस आइडिया। ठीक है, तो मुसोलिनी के इन विचारों से जनता में उत्साह की लहर फैल गई। ठीक है, तो मुसोलिनी ने 1915 में सेना में ये शामिल भी हुआ। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में ये घायल भी हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चालू हो गया था और ये यहाँ पे घायल हुआ जिस प्रकार से हिटलर युद्ध में घायल हुआ था और वो वहां से वापस आया, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी विचार तो थे। तो मुसोलिनी भी 1915 में सेना में शामिल हुआ था और युद्ध में घायल होकर ये वापस लौट आया। ठीक है, वापस आने के बाद में यहाँ पर इसने अपने क्रांतिकारी विचारों को बनाए रखने के लिए एक क्लब की गठन करी। तो उसने फैसियो नामक एक क्लब का गठन किया था। ठीक है, तो इस क्लब का सदस्य एक शपथ लेता था। ठीक है, यहाँ पर यह शपथ दिलवाता था। अब वो क्या शपथ थे, अब आप सुनिए जरा। मैं बिना किसी तर्क के मुसोलिनी के आदेशों का पालन करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अपना रक्त देकर भी फासिस्ट क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करूंगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये उनको ऐसे विचारों से बांध देता था कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। वो अपने विचारों से लोगों को ऐसा बांध देता था कि लोग सोचते थे कि भाई हाँ, जो है वो यही बंदा है और यही विचार है। ठीक है, तो इटली में ऐसे 2000 क्लब स्थापित हो गए। धीरे धीरे करते करते उसने 2000 क्लब, फेजियो क्लब बना दिए और उनके सदस्यों की संख्या जो थी 1922 में अगर बात करें 3.5 लाख तक उनकी संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो मुसोलिनी ने अपने विरोधियों के पतन के लिए क्या किया, ही यूज्ड वायलेंस टू साइलेंस हिज ओपोनेंट्स। ठीक है, तो हिंसात्मक उपायों का उसने भरपूर सहयोग लिया और उसके विरोधी जो है इससे वो बहुत ही आतंकित हो गए। ठीक है, अब देखो 1922 तक फासिस्ट दल एकमात्र शक्ति संपन्न दल रह गया था पूरे इटली में। ठीक है, और उसने एक चीज की घोषणा कर दी कि मैं राज सत्तावादी हूं और साम्यवादियों से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसने स्टेट को बहुत बड़ा एक प्रकार से तवज्जो दे दी इंस्टेड ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये उसकी डिक्लेरेशन थी पूरे इटली में। ठीक है, और 1922 तक आपको बताया कि मैंने वो बहुत एक प्रकार से मेजोरिटी में आ गया। तो मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेपल्स अधिवेशन में भी ये घोषणा करी थी। क्या घोषणा करी थी, या तो इटली की सरकार इटली का शासन शीघ्र ही फासिस्ट दल के हाथों में सौंप देगी या हमें रोम पर 17 अक्टूबर 1922 के दिन चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये इसकी घोषणा थी।
ठीक है। तो 1922 में क्या हुआ, इस घोषणा से जो फासिस्ट जो सेना जो थी वो रोम की ओर प्रस्थान करती है। ठीक है। तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी जियोलित्ती ने एक प्रकार से अपना त्यागपत्र दे दिया और इटली के राजा ने विवश होकर मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद पर स्थापित कर दिया। तो यहां पर आपने देखा कि मुसोलिनी ने अपने विचारों से, अपने क्लब की मदद से कैसे प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करा। तो ये थे डेवलपमेंट ऑफ फासिज्म। ठीक है। अब जो इसकी फासिस्ट जो दल था तो उसकी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, उसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए, वन पार्टी वन लीडर की बात करता है। तो फासिस्टवादी एक दल और एक नेता में विश्वास करते थे। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, दे वर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो फासिस्टवादी लोकतंत्र विरोधी थे और मुसोलिनी के विचार में फासिस्टवाद प्रजातंत्र का विरोधाभास था, जिसमें बहुसंख्यक और अधिसंख्यक के जो शासक के स्थान पर एक सत्ता के नेतृत्व को मान्यता दी जाती है। ठीक है। तो उसने एक ही दल और एक नेता पे विश्वास रखा और ये डेमोक्रेसी के हमेशा खिलाफ थे। ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसका, स्टेट वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इसके लिए। तो इस दल की राय में राज्य होता था वो बहुत सर्वोच्च एक प्रकार से पद होता था। ठीक है। तो मुसोलिनी का क्या कहना था कि राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि व्यक्ति राज्य के लिए है, ऐसा मानना था मुसोलिनी का। ठीक है। और ही वॉज अगेंस्ट द कम्युनिज्म ऑल्सो। तो मुसोलिनी साम्यवाद का विरोधी था और उसके विचार से परस्पर सहयोग द्वारा ही आर्थिक विषमता को मिटाया जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट वन, मुसोलिनी वांटेड कंट्रोल ओवर इटलीज कैपिटल। सबसे जरूरी बात, तो मुसोलिनी इटली की आर्थिक स्थिति पर अपना नियंत्रण चाहता था। अब देखो लास्ट पॉइंट है यहां पर इसका, तो फासिस्ट नेवर बिलीव इन पीस। क्या मतलब है, तो फासिस्ट दल के विचार शांति की नीति के समर्थक होते ही नहीं थे। मुसोलिनी के मत में शांति की नीति एक तालाब के समान है जहां पर पानी ठहरा रहता है। इस नीति को अपनाने वाला राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो ये मानना था मुसोलिनी का, और मुसोलिनी का मानना है फासिस्ट पार्टी का मानना। ठीक है। तो दीज वेर दी प्रिंसिपल्स ऑफ द फासिस्ट पार्टी। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मुसोलिनी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, क्या क्या कारण थे जिससे कि मुसोलिनी को मौका मिला इटली की सत्ता हथियाने में। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले देखो मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं कि पहले क्या हुआ, किस कारण से वो ऊपर उठा। तो इटली को प्रथम विश्व युद्ध में जो जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक प्रकार से उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया था और उसने भाग भी लिया, लेकिन उससे पहले उसने कुछ शर्तें रखी थी। ठीक है। तो उन शर्तों के अंदर जो जो पॉइंट थे वो कभी इटली को मिले ही नहीं थे। ठीक है। तो इस कारण से इटली जो था वो नाराज था। तो आर्थिक संकट और उदार सरकार की अक्षमता आदि ऐसे अन्य जो कारण थे, इनके कारण इटली जो था वो बहुत पीछे हो गया था और उसकी जनता में असंतोष बढ़ता गया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ द लंदन ट्रीटी। अब क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में जो इटली को जो पहले से निर्धारित जो संधि के अनुसार जो उसको प्रदेश मिलने थे, ठीक है, वो उसको कभी मिले ही नहीं। जैसे कि उसको ट्रेनिटो, दक्षिण टिरोल, ठीक है, डालमेशिया, ये सब दिए गए थे, लेकिन कभी उनको जो उसने मांगा था वो कभी मिला ही नहीं। तो मित्र राष्ट्रों के इस आचरण से निराश हो गया था इटली। ठीक है। और उसकी जनता भी निराश हो गई थी। ओके। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये था। उसके बाद है कॉल ऑफ द इटालियन पैट्रियट्स, मतलब इटालियन देशभक्तों का आह्वान। तो महायुद्ध के पश्चात में जो इटालियन देशभक्त थे इन्होंने जनता में यह प्रचार किया कि इटली के साथ मित्र राष्ट्रों ने विश्वासघात किया है। ठीक है। विश्वासघात यहाँ पे जो बहुत है, बहुत ही एक प्रकार से उनको चुभा, तो इसका कारण इटली की सरकार है, ये भी उन्होंने फैलाया। ओके। तो ये था इटालियन जो रेवोल्यूशनरीज जो थे उनका कहना। उसके बाद है कंडीशंस ऑफ द इटालियन इकोनॉमी। तो इटली की जो आर्थिक व्यवस्था थी बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की आर्थिक दशा में जो युद्ध में जो सामान लगाया गया था, मैक्सिमम पैसा जो था वो इसी में लगाया गया था। इससे जो मुद्रा का जो डीवैल्यूएशन जो था वो हो गया था, और सरकार जो थी वो ऋण में दब गई थी, अपने डेप्ट्स में बहुत यहाँ पे दब गई थी। तो आर्थिक संकट से इटली में असंतोष फैल गया। ओके। नेक्स्ट है डाउट ओवर द इटालियन इलेक्शन प्रोसेस। तो इटली की दोषपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के कारण भी इटली के जो राजनीतिक दलों में लोकहित भावना का एक प्रकार से लोप होता गया और जनता उनके प्रति उदासीन हो गई। तो इसका लाभ जो था फासिस्ट दल को
मिला। तो इलेक्शन जो कमीशन था उसके ऊपर से विश्वास उठ गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन इटालियन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इटली के विभिन्न जो राजनीतिक दल जो थे उनमें एक प्रकार से मतभेद शुरू हो गए और राष्ट्रीय समस्याओं के लिए भी एकजुटता नहीं हो पाती थी। उसका लाभ भी फासिस्ट दलों को मिला। ओके, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म ओवर इटली। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के बेरोजगार जो युवक जो थे वो साम्यवादी दलों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने हड़तालें तथा तोड़फोड़ कर देश की जो बची खुची अर्थव्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया और इटली की संसद में मतैक न होने के कारण साम्यवादियों का दमन भी नहीं किया जा सका, ठीक है। तो एक प्रकार से कम्युनिज्म जो था, साम्यवादी जो लोग थे, उनका वर्चस्व जो था इटली में फैलता गया क्योंकि एकता खत्म हो गई थी, उनकी पार्लियामेंट में भी खत्म हो गई थी और लोगों के बीच में खत्म हो गई थी। उसके बाद है राइज ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इटली का बुद्धिजीवी, श्रमिक और नवयुवक वर्ग जो था वो इटली की अवनति को नहीं सहन कर पा रहा था, ठीक है। तो उसने इटली में ऐसी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया जो देश को प्रगति के मार्ग में ले जा सके। तो इन देशभक्तों ने फेसियो नामक छोटे छोटे संगठन बनाए, ठीक है। उसके बाद है स्लोनेस ऑफ द इटलीज गवर्नमेंट। सरकार द्वारा जो जन भावनाओं और ज्वलंत समस्याओं के प्रति बरती गई उदासीनता थी उसके कारण जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया, ठीक है। और इटली की जनता फासिस्टों की ओर पूरी तरह खिंच गई। अब देखो जो सबसे लास्ट पॉइंट है राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। तो इटली में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण क्रांतिकारी दलों को असंतुष्ट और निराश जनता में अपने विचारों का प्रसार करना आसान हो गया। इन क्रांतिकारी दलों का प्रमुख उद्देश्य सरकार की नीतियों को विफल करना था। तो इन परिस्थितियों में फेजियो नामक दल मुसोलिनी के नेतृत्व में सशक्त होते चले गए। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट थे जो शो करते हैं मुसोलिनी कैसे एक छोटा सा सिपाही से देश का इतना बड़ा डिक्टेटर बना।